सुप्रभात। आज कक्षा 9 के छात्र छात्राओं के लिए जिस विषय पे मैं चर्चा करने आया हूँ, विषय का शीर्षक है समास। पूर्व कक्षा में हम लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय पे चर्चा किया था और शब्द निर्माण के दो प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। आज तीसरी प्रक्रिया है समास। तो सबसे पहले जो मैं प्रश्न बार बार आप लोगों के सामने उठाता हूँ कि शीर्षक को जानना जरूरी है। तो शीर्षक का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, पूर्व में चर्चा भी हो चुकी है कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। तो यहाँ पर समास क्या है? तो जब दो या दो से अधिक पद, जिसको हम शब्द भी कहते हैं, एक साथ मिल जाते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, उसे हम समास कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए मान लीजिए, मैं एक जिसका प्रयोग आपके जीवन में हमेशा होते रहता है, मैं वैसे ही एक शब्द ले रहा हूं, विद्या के लिए आलय। आप यहां पे क्या देख रहे हैं? दो या दो से अधिक पद है, शब्द है। अब इनको क्या करना है? एक साथ मिला देना है। क्या करना है? एक साथ जोड़ देना है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि जोड़ेंगे कैसे, क्या नियम है? ये सभी पढ़ेंगे हम आगे। तो कैसे जोड़ना है? तो अभी सबसे पहले हम इस शब्दों को हटा देंगे। अब जोड़िए। यहां से अभी इसे हटा देंगे। क्या बना? विद्यालय। ये जो विद्यालय है, यही है समास, जिसे हम समस्त पद भी कहते हैं। क्यों कहते हैं समस्त पद? क्योंकि यहाँ पे सभी पद जुड़ गए हैं। यहाँ विद्या के लिए आलय जो था, आप संधि पढ़ते हुए आ रहे हो, वहां पे आपने पढ़ा था। तो यहाँ पे संधि के कुछ नियम देखने को आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि विद्या के लिए आलय, जो दो या दो से अधिक शब्द थे, वो एक साथ जुड़ गए हैं, मिल गए, और क्या बना? विद्यालय। ये तो था समास। और यही पे एक प्रक्रिया और आ जाती है कि ये तो समास था। तो ये समास जब है तो ये क्या कहलाता है? अगर ये समास है तो आपके मन में लाजमी है कि एक प्रश्न उठेगा कि तब सर इसको क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है समास विग्रह। क्या कहलाएगा ये? समास विग्रह। मन में प्रश्न उठेगा कि सर ये विग्रह क्या है? विग्रह माने खंडित करना, माने इसको तोड़ना, इसको अलग अलग करना। तो ये जब जोड़ देते हैं तो समास कहलाता है या समस्त पद कहलाता है। जब इसको खंडित कर देते हैं हम तो कहलाता है समास विग्रह। तो यह था समास किसे कहते हैं या समास विग्रह क्या है। अब प्रश्न उठता है कि इसके कितने भेद होते हैं, या कोई भेद होते भी हैं या नहीं होते हैं। तो देखिएगा, संस्कृत में इसके 6 भेद माने गए हैं, लेकिन हिंदी में 4 भेद माने गए हैं। अब ये मन में फिर एक प्रश्न उठ गया आपको कि सर आप ये तो बार बार एक प्रश्न मन में उठाते जा रहे हैं कि हिंदी में इसके 4 भेद हैं, संस्कृत में 6 भेद है। हाँ, मैंने इसलिए कहा क्योंकि तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 समास को रखा गया है हिंदी में, वो है द्विगु और कर्मधारय। तो कितने हो गए? अगर अलग अलग आप इसको गिनती कीजिए तो 3। इसके अलावा क्या है? बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है और अव्ययी भाव समास है। तो हम लोग यहां आज पहला जो समास है तत्पुरुष समास, आज इस पर चर्चा करेंगे। तत्पुरुष समास क्या है? तो ये समास का एक खंड है, एक हिस्सा है, एक भेद है। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसका जो पूर्व पद होता है वो गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। अब आपके मन में फिर एक प्रश्न उठ गया कि सर क्या कर रहे हो आप, ये पूर्व पद उत्तर पद क्या होते हैं? ये पूर्व पद माने पहले, जो कि पूर्व का अर्थ है, और उत्तर पद माने बाद में जो शब्द आते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने एक उदाहरण लिया था यहाँ पे विद्या के लिए आलय। इसी शब्द को लीजिए,
पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। ये क्या है? पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। अब यहां पे एक प्रश्न उठता है, तो ये के लिए क्या है? तो तत्पुरुष समास में एक चीज होता है, हम लोग जो पिछले कक्षा में पढ़कर आए हैं कारक के भेद या कारक के भेदों के चिन्हों के बारे में। आप लोगों ने कारक के 8 भेद पढ़े थे। क्या? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग या पृथक होने के अर्थ में, अधिकरण में पर, संबंध काके की, असंबोधन हे अरे। यहां पर क्या होता है कि पहला जो कर्ता ने है उसका प्रयोग हम तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं करते हैं, और अंत में जो है संबोधन हे अरे ओ, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी जो कारक के भेदों का चिन्हों का प्रयोग करते हैं, किसका किसका? तो कर्म से लेकर बाकी जो भी है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, संबंध है, अधिकरण है, अपादान है, इन चिन्हों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा था संप्रदान को के लिए, तो ये किस कारक का चिन्ह है? संप्रदान कारक का चिन्ह है। जैसा कि आप अर्थ जानते हो, संप्रदान कारक में क्या होता है? जहां देने या लेने का बोध होता है। यहाँ पे युवा स्थान जहां पे क्या होता है? विद्या दी जाती है, और विद्या किसके द्वारा ली जाती है? छात्रों के द्वारा ली जाती है, छात्राओं के द्वारा ली जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है? इसका लोप हो जाता है। मैंने अभी हम लोगों ने जो उदाहरण देखा था, ये विग्रह का उदाहरण था। अब जैसे ही इसका लोप कर देंगे तो क्या बन जाएगा? विद्यालय। और जब खंडित कर देंगे तो क्या हो जाएगा? विद्या के लिए आलय। तो तत्पुरुष समास में 2 बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या? एक पूर्व पद गौण होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, और दूसरा कारक के 2 चिन्हों को हम बात दे देते हैं यहाँ पे, कर्ता ने और संबोधन। बाकी जो चिन्ह है उनका प्रयोग जब तत्पुरुष समास है उसको जब खंडित करने की प्रक्रिया जब आएगी तो वहां पे बाकी उन चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। और जब समास से समस्त पद बनाना रहता है तो क्या करते हैं? हम उन चिन्हों का लोप कर देते हैं। तो ये था आपका तत्पुरुष समास। दूसरा जो समास है वो है द्विगु समास, जो हिंदी के अनुसार तत्पुरुष समास का एक खंड माना जाता है। द्विगु समास में क्या होता है? बहुत आसान सा तरीका है। इन बिंदुओं को बस आप ध्यान में रखिए, आराम से आप समास को समझ सकते हैं। इसका क्या होता है? पहला पद ही संख्यावाचक होता है। अब ये संख्या क्या होता है? नंबर, जिसको आप लोग कहते हो इंग्लिश में 1 2 3 4 5, ये जो गिनते हम गिनते हैं संख्या जो होता है, तो इसका पहला पद ही संख्यावाचक होता है। और अंत में देखिएगा समूह या समाहार शब्द का प्रयोग होगा। माने जोड़, क्या होता है? समूह, एक से अधिक जब चीजें जोड़ती हैं या एक जगह मिलती हैं। कैसे? तो कोई भी एक उदाहरण आप ले सकते हो। मान लो आप लोगों ने एक उदाहरण लिया, पंचवटी। ये एक समास है। अब इसको खंडित करना है, तब इसको आप खंडित कीजिए। पंच यानी 5, वटी यानी वटो, 5 वटों का समूह। अब याद है कि पहला पद क्या है? संख्यावाचक। और अंत में क्या देख रहे हो आप? कि समूह या समाहार शब्द का भी प्रयोग यहां पर किया जा रहा है। तो ये था द्विगु समास। और तत्पुरुष समास का ही जो एक भेद माना जाता है वो है कर्मधारय समास। क्या है? कर्म धारय समास। हिंदी में इसको भी तत्पुरुष के अंतर्गत हम मानते हैं, इसलिए आज हम लोग यहां तक चर्चा करेंगे। कर्मधारय समास में क्या होता है? तो यहां पर एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। तो इसका पूर्व पद क्या होता है? विशेषण होता है, और उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य होता है। आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो विशेषण में कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, और प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए क्या उदाहरण है, देखिए ये है पूर्व पद। क्या है? पूर्व पद।
यानी क्या है ये क्या है? क्या है ये? विशेषण। यानी यहां पर क्या हो रहा है, पूर्व पद विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? आंखों की विशेषता बता रहा है कि आंख कैसे है, तो कमल के समान है। और बीच में आप देख रहे हैं सारांधान सदृशवाचक, यानी जहां पे के समान, जैसे, यानी एक पद, यानी ये जो पूर्व पद है, जब किसी विशेष यानी उत्तर पद की जब विशेषता बताता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग बाकी के जो 3 समास बच गए हैं, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।